हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टर्स के पार्ट को जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टर्स की कोडिंग को कैसे समझे। सो कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, है ना। बीबी रॉय के बारे में हमने स्टडी किया था, राइट। उसी सेक्शन को, उसी रेजिस्टर्स की स्टडीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लोगों को ऐसे लगता है कि रेजिस्टर्स का सर यूज क्या है, क्यों हम रेजिस्टर्स को यूज करें और करंट की स्पीड को कम करें या फिर करंट को कम करें, है ना। ये सवाल हमारे मन में आता ही है। तो चलो इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इमेजिन करते कि आपके घर पे पानी का टाकी तो है, पानी का टाकी तो है, होता ही है ना। तो उस टाकी से जब पानी आता है, ठीक है, तो जो नल होता है, टैप जो होता है, उस टैप को ऊपर की तरफ एक कनेक्टर ऐसे होता है जो हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है ना, पानी की स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर मैं बोलूं आपको कि क्या जरूरत है उस कंट्रोलर की, क्या जरूरत है उस टैप के ऊपर की वो कंट्रोलर की जिससे आप पानी की स्पीड कम या ज्यादा करते हो, नहीं होनी चाहिए ना जरूरत। आ रहा है पानी, आने दो, है ना। नहीं, लेकिन अगर सर मुझे कम स्पीड में पानी चाहिए या ज्यादा स्पीड में पानी चाहिए तो मुझे वो कंट्रोलर चाहिए रहेगा ना। एग्जैक्टली ये कंट्रोलर जो नल का होता है वो जो काम करता है पानी की स्पीड को कंट्रोल करने का, रेजिस्टर का काम भी वही होता है। वो किसी भी सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस ही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। करेक्ट। सो अगर हमें ज्यादा करंट की जरूरत ही नहीं है, हमें जितना करंट चाहिए उतना करंट हमें रेजिस्टर्स की वजह से कंट्रोल्ड मैनर में मिलेगा। सो रेजिस्टर्स का काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नल में कंट्रोलर का, एट द सेम टाइम गाड़ियों में ब्रेक का होता है ना, जरूरी है। करेक्ट। सो वैसे ही अब हम रेजिस्टर्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम लोगों ने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में, 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है दैट देयर आर टू बेसिक कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टर्स। फर्स्ट इज resistances in series or resistors in series and the second one is resistors in parallel. तो आज के लेक्चर में we will go for that part, that is resistors in series and resistors in parallel. So very first thing, combination of resistors में सबसे पहला will go for resistors in series. ठीक है, so चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग and will go on resistors in series. Okay. तो नॉर्मली जो सर्किट होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जनरली सर्किट में ये कंडक्टिंग वायर्स होती है, वहां पर हम लोग एक रेजिस्टर लगाते हैं, ठीक है ना। करेक्ट। ये यहां पर अगर डीसी कनेक्शन है तो आपको यहां पर बैटरी दिखानी है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट का कनेक्शन, और अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो वहां पर आपको एक सर्कल देके सिर्फ एक अल्टरनेटिंग का साइन देना होता है। फिलहाल के लिए उसे रखते हैं बाजू में, हम डीसी करंट ही या फिर डायरेक्ट करंट ही कंसीडर कर रहे हैं, डीसी कंसीडर कर रहे हैं। सो ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस है, ठीक है ना। ये सेल हमने कंसीडर किया है और यहां पर ये की है। की अगर ओपन है मतलब ऐसे है तो सर्किट बंद रहेगा, और की अगर क्लोज्ड है तो सर्किट चालू रहेगा, ठीक है ना, बिकॉज वो की बंद हो गई है। की को ही दिखाने का एक और तरीका भी होता है, वो होता है कुछ इस तरीके से। अगर ये कनेक्टेड है दोनों मतलब सर्किट इज ऑन, और अगर ये डिसकनेक्टेड है लाइक दिस, सो इट इज सर्किट इज राइट नाउ इन ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो आप की को कैसे भी दिखा सकते हो। तो फिलहाल के लिए ऑन दिखाना है तो हम डॉट दे देंगे यहां पर, राइट। ओके, सो यहां पर तीन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। सेल ने प्रोवाइड किया हुआ ईएमएफ जिसके बारे में हम देखेंगे आगे, सो इसे मैं ई बोलूंगा, ईएमएफ। उसके वजह से बनने वाला करंट, और ये करंट एक्चुअली बनता है कि सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये आर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे करंट को ज्यादा ही कंट्रोल करना है, मतलब करंट को थोड़ा कम करना है, कंट्रोल करना है, थोड़ा कम करना है उसे, तो हमें कभी कभी रेजिस्टेंस को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, इजंट इट। रेजिस्टेंस, अवरोध जिसे बोलते हैं हम, अगर अवरोध मतलब रोकने वाला जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। करेक्ट। सो ऐसे केस में उस वक्त हमें रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहला सवाल है रेजिस्टर्स इन सीरीज, व्हेन, कब हमें ये यूज करना है। तो सिंपल आंसर है दैट व्हेन वी हैव टू decrease the amount of current, decrease the amount of current, ठीक है ना। तो कब यूज करना है इसे, when to use, जब हमें अमाउंट ऑफ करंट को डिक्रीज करना हो, ठीक है। सो अब उसके लिए क्या करना होता है, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, एक दो रेजिस्टेंसेस या फिर तीन रेजिस्टेंसेस यहां पर लगा दूंगा मैं इस सर्किट में, ठीक है ना। सो अब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस रेजिस्टर का जो नाम है दैट आई विल गिव R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, हर एक रेजिस्टेंस
थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल खाता है। ये सेल ने जितना भी पोटेंशियल दिया है, सेल जितना पोटेंशियल देती है जनरली, उसे बोला जाता है ईएमएफ। और उसी ईएमएफ में से कुछ पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के अंदर खत्म होते जाता है, ठीक है ना। सो सपोज पहला वाला जो रेजिस्टेंस है उसने एक पोटेंशियल को कंज्यूम किया, ठीक है ना। सो सेल पोटेंशियल को देती है तो सेल जो है वो दाता है, ठीक है ना, दाता, करेक्ट, वो देगी। सेल जो है वो देगी कि जाओ जितना पोटेंशियल चाहिए लेके जाओ, ठीक है। और ये रेजिस्टेंसेस जो है वो पोटेंशियल को खाता है। तो हमें दो चीजें समझनी है, दाता खाता, ठीक है। दाता मतलब जो देता है, ठीक है, पोटेंशियल को, और खाता मतलब जो खाता है पोटेंशियल को, ठीक है, कंज्यूम करता है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेल जो होती है वो पोटेंशियल का दाता है और रेजिस्टेंस पोटेंशियल को खाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो इन दैट केस अब ये रेजिस्टेंस जो है उसने पोटेंशियल को खाया और ये R1 रेजिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल उसने खाया है उसे हम V1 बोलेंगे, करेक्ट। अभी फिलहाल के लिए R2 ने जो पोटेंशियल खाया है, ठीक है ना, उसे हम V2 बोलेंगे, और R3 ने जो पोटेंशियल खाया है उसे हम V3 बोलेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो वायर्स होती हैं इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ये कंडक्टिंग वायर होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, और रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जनरली, थोड़ा नहीं बहुत ही कम होता है, और रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। तो एक्चुअली में ये वायर भी थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल खाती है, लेकिन हम उसे निग्लिजिबल कंसिडर करके छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब अगर ये सपोज 100 वोल्ट की बैटरी है तो ये जो वायर है उनमें 0.00 समथिंग वोल्टेज जाएगा, बट वो निग्लिजिबल है ना। सो जो मेन वोल्टेज है खाने वाला, वो कौन है? खाने वाला जो है वो ये है, ठीक है। एंड रिमेंबर, सर्किट में से जब करंट यहां से निकलता है तो जितना पोटेंशियल लेके निकलता है करंट, उतना सारा पोटेंशियल समाप्त करके आ जाता है। सारा पोटेंशियल यहां पर जब वो पहुंचेगा तब तक समाप्त हो जाता है। तो जितना पोटेंशियल ये दाता जो है सेल ने उसने दिया, उतना पोटेंशियल यहां पर वो खर्चा करके आ गया, इनको दे के आ गया, इन्होंने खा लिया। एट द एंड यहां पर पहुंचते ही उसके पास पोटेंशियल फाइनली कितना बचता है? 0। ओ सर, तो अब तो खत्म हो गया साइकिल। हाँ, एक साइकिल खत्म हो गया, एक साइकिल खत्म हो गया। ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। एक साइकिल खत्म हो गया, फिर अब आगे का साइकिल वापस ही सेल के पास पहुंचा ना, तो वापस अगर सेल के पास पहुंचा तो सेल वापस उसे पोटेंशियल देगी, वापस वो कंटिन्यू होगा साइकिल, फिर वापस पोटेंशियल देगी सेल, क्योंकि सेल का काम है देना, क्योंकि वो कौन है? दाता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का काम क्या है? खाना, बिकॉज वो क्या करता है? खाता है, ठीक है। सो ऐसे केस में अब ये समझ जाओ आप, ये जो ईएमएफ है इसे मैं अब फिलहाल के लिए V ही बोल रहा हूं, वोल्ट, टोटल पोटेंशियल गिवन बाय द सेल, करेक्ट, ओके। तो अब आपने ये समझना है इस रेजिस्टेंस इन सीरीज में कि पोटेंशियल्स V1, V2, V3 हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखने का, करंट सब में सेम ही जाएगा। जो करंट R1 से गया है वही R2 से गया है, वही R3 से गया है ना, और वही करंट कंटिन्यू आगे चला है। तो करंट जो है वो जो R1 से गया है वही R2 से गया है, वही R3 से गया, बिकॉज वो करंट ऐसे ही जाएगा, R1 से गया फिर आगे वही रास्ता है R2 से, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास, कोई और रास्ता ही नहीं है उसके पास, एक ही रास्ता है भाई, इसमें से जा, फिर आगे उसमें से जा, फिर उसमें से जा, है ना। तो हर एक में से पास होने वाला जो करंट है वो सेम है। सो यहां पर ये बहुत जरूरी है, I इज सेम, V आर डिफरेंट। तो ये याद रखो स्टूडेंट, सीरीज में I इज सेम, V आर डिफरेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमेशा डेरिवेशन को जो डिफरेंट है उससे स्टार्ट करना है, जो डिफरेंट है उससे स्टार्ट करना है। डिफरेंट कौन है यहां पर? V डिफरेंट है, ओके। तो हम ऐसा बोलेंगे, टोटल वोल्टेज गिवन बाय द सेल इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर्स, ठीक है ना। मैं जैसे कि मैंने बताया था, वायर्स भी थोड़ा सा पोटेंशियल खाती हैं, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस वो नेग्लिजिबल है। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जितना दाता उतना ही खाता, ठीक है ना। सो जितना दिया पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल खा लिया, करेक्ट, ओके। अब ये जो V है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें मालूम है दैट V इज इक्वल टू IR। सो इस V को मैं लिख सकता हूं, इट इज I इंटू R। ये I जो है वो यही करंट है, क्योंकि सर्किट में से वही करंट जा रहा है, और ये पूरा वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज ना, सेल का पूरा वोल्टेज। तो ये R जो होगा वो भी सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट।
क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आर इक्विवेलेंट मतलब पूरा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सारा का सारा मिला के जो आता है, ठीक है। ओके, V1 के लिए हम क्या लिखेंगे, I1 R1, ओके। V2 के लिए क्या लिखेंगे, I2 R2, ओके। V3 के लिए क्या लिखेंगे, I3 R3, क्योंकि ओम्स लॉ तो यही बोलता है V इज इक्वल टू IR, सही है, ओके। लेकिन सर V डिफरेंट था, ओके, लेकिन I तो सेम है, एग्जैक्टली, बट I इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। सो मतलब यही जो I है वही तो सब में से जाएगा, तो इसीलिए हमको I1 I2 I3 ये तीनों अलग नहीं है, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू यही I है वो जो सब में से जा रहा है भाई लोग, है ना। सो इन दैट केस अब आपका क्या हो जाएगा, अभी सपोज मैं इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगा सर, I1 I2 I3 सारे करंट तो सेम ही है, तो इसके जगह पर भी I लिखेंगे, इसकी जगह पर भी I और इसकी जगह पर भी I ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा IR इक्विवेलेंट इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इजंट इट। I1 को भी I लिख दिया, I2 को भी I, I3 को भी, बिकॉज I इज सेम, करंट हर जगह पे सेम है यहां पर। अब यहां पर ये I इंटू R इक्विवेलेंट तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर भी I है, यहां पर भी I है, यहां पर भी I है, तो कॉमन निकालते भाई लोग, सही है, वेरी गुड। सो अब यहां पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट, ओके। सो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर क्या हो जाएगा, विल कैंसल आउट I कैंसल कर सकते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसीलिए। सो आंसर इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। सीरीज में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना जानना है और अगर सभी रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सबको चुपचाप ऐड कर दो। सो इफ दिस इज 4 ओहम, this is 4 ohm, this is 5 ohm, so the total resistance will be 4 plus 4 8 plus 5 13 ohm, 13 ohm हो जाएगा वो, understood, very good। सर अगर बहुत सारे हो तो, so for n number of resistances, for n number of resistances in series आंसर होता है R, मैं सीरीज लिखता हूं, इक्विवेलेंट को मैं S लिख सकता हूं, R सीरीज में तो RS, ठीक है, क्योंकि सीरीज में तो हम RS लिखेंगे, पैरेलल में रखा है तो RP लिख देंगे, ठीक है। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, जितने भी हैं उतने सबको ऐड करो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ओके। सो ये जो फॉर्मूला है वो आपको वही बताता है, ठीक है। सो अब तक मैंने आपको बता दिया है कि सीरीज में सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन एक चीज आपको जाननी है, ठीक है ना, कि हर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत पोटेंशियल को क्या करता है, खाता ही है, ठीक है। सो अगर ऐसा ही है सो जस्ट इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो, चलो फटाफट। ओके, सो होपफुली मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने इसे प्रॉपरली पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, सो पे अटेंशन, इसे आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ओके। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं और अब हम लोग जाएंगे आगे की तरफ हमारे डेरिवेशन में। तो ये तो सीरीज हो गया, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस देखा आप लोगों ने, बढ़ गया ना, 3 ऐड हो गए मतलब तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली करंट के साथ क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। सो व्हेन टू यूज, व्हेन वी हैव टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है ना। सो उस वक्त हमें ये यूज करना है, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो अभी सर जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हमें करंट को कम ही करना होगा, हो सकता है कि कभी कभी हमें सर्किट का करंट बढ़ाना भी पड़े, सही है, ओके। सो उस वक्त आपको रेजिस्टेंसेस को दूसरे कॉम्बिनेशन में अरेंज करना पड़ता है, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो चलो जाते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे। तो सेकंड कॉम्बिनेशन इज वेरी सिंपल एंड दैट इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब लोगों को ऐसा लगता है पैरेलल मतलब पैरेलल ही होने चाहिए, तो ये लोअर स्टैंडर्ड्स में अगर आप समझते हो तो ठीक है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड्स में जब आप थोड़े बहुत आते हो 11-12 स्टैंडर्ड में, तो आपको पैरेलल का मीनिंग समझना चाहिए, ठीक है ना। जनरली पैरेलल का मीनिंग होता है जब आपके पास एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल हो करंट के लिए, मतलब करंट चल रहा है, एक टाइम पे ऐसा हो गया
कि उसे एक रास्ता और दूसरा रास्ता, दोनों रास्ते मिल रहे हैं और उन दोनों रास्तों पे रेजिस्टेंसेस हैं। अगर दोनों रास्तों पे रेजिस्टेंसेस हैं तो दोनों रेजिस्टर्स जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल माने जाएंगे। अंडरस्टूड? सो पैरेलल का डेफिनेशन क्लियर है। इफ करंट इज हैविंग मोर देन वन पाथ, then all the resistors on those consequent paths will be called as resistors in parallel। तो वो सभी पाथ्स पे जो रेजिस्टर्स हैं उन्हें बोला जाएगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। जैसे कि अब अगर सपोज मैं बोलता हूं कि यहां पर ऐसे 3 रास्ते आ गए, ठीक है। सर्व परिचित डायग्राम है ये सबको पता है कि ये क्या है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डायग्राम है, सभी को पता ही है। अब ये सेल है प्लस माइनस, मैं यहां पर इसे यहां पर की भी दे रहा हूं के, यहां पर इसका ईएमएफ है ई, लेकिन मुझे पता है, मैंने आपको बताया था हम इसे वी कंसीडर करेंगे फिलहाल के लिए। और यहां पर अब 3 रेजिस्टर्स है लाइक दिस, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ठीक है। चलो इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2, इसको नाम देते हैं R3, तीनों का भी नामकरण हो गया है, ठीक है। ओके, यहां से जो करंट निकलेगा दैट विल बी द कंप्लीट करंट I। बट स्टूडेंट्स गौर से समझो, जब ये करंट ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब उसके पास एक रास्ता नहीं है, एक से ज्यादा रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। तो ये भी एक रास्ते से जा सकता है करंट, यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है, इजंट इट? और इन तीनों रास्तों में से करंट जाता है, ठीक है। सर कहां से ज्यादा जाएगा, कहां से कम जाएगा? क्या किसी के पास इसका आंसर है कि कौन से रास्ते से ज्यादा करंट जाएगा और कौन से रास्ते से कम करंट जाएगा? सोचो जरा, थिंक ऑन इट। यस, ओके। अब आंसर देने का समय आ गया है। सर देखो, अगर आपके पास, इमेजिन करते हैं इन सभी सिस्टम्स को आप पानी की तरह समझो। सपोज यहां से बहुत सारा पानी आ रहा है, अब 3 पाइप है जहां से पानी जा सकता है आगे की तरफ, लेकिन एक पाइप में बहुत ज्यादा पत्थर है, पाइप में पत्थर है, रुकावटें ज्यादा है। दूसरे पाइप में थोड़ी कम रुकावट है और तीसरे पाइप में एकदम निग्लिजिबल, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल के रखिए, बाकी कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, कहां से पानी ज्यादा तेज जाएगा? सोचो सोचो, एग्जैक्टली सर ये तीसरे में से पानी ज्यादा तेज जाएगा, बिकॉज वहां पर रुकावटें कम है। वही पहले में बहुत सारे पत्थर डाल के रखे तो पानी का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पानी यहीं से जाएगा। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर, यही लॉजिक आपको यहां पर अप्लाई करना है। जहां पर रेजिस्टर ज्यादा होगा वहां पर करंट थोड़ा कम हो जाएगा, जहां पर रेजिस्टर ज्यादा हो जाएगा वहां पर करंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये लॉजिक आपको यहां पर अब क्लियर रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो करंट है वो सीधा सीधा 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसे हम बोलेंगे I1, इसे हम बोलेंगे I2 और इस करंट को हम बोलेंगे I3। सो यहां से I स्प्लिट होके 3 जगह जाएगा और वापस यहां से मिलके एक बन के आगे जाएगा। ये सारा का सारा खेल सर्किट के इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हो रहा है, करेक्ट? इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, ये भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हो रहा है, ये भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हो रहा है और ये भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हो रहा है। इसीलिए इन तीनों का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल सेम रहेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज सेम 2 पॉइंट्स के बीच का ही डिफरेंस है। सो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में है, इसका भी, बीच वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस सेम ही रहेगा, बिकॉज दोनों पॉइंट्स तो वही है। ओके, सो इसका क्लियरली मतलब है दैट यहां पर करंट भले ही तीनों में अलग अलग जा रहे हैं, I1 अलग है, I2 अलग है, I3 अलग है, बट तीनों का भी पोटेंशियल सेम ही होगा, ठीक है ना। ओ ऐसा भी होता है सर, यस। और इसीलिए यहां पर आएगा स्टेटमेंट I आर डिफरेंट, वी आर सेम। हम सेम है, मतलब वी सेम है, ठीक है, वी आर सेम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको अब याद रखना है, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, इसको कब यूज करना होता है, व्हेन टू यूज? सो व्हेन टू यूज मैंने आपको बताया था, ये रेजिस्टर की वैल्यू को कम कर देता है। वो मतलब सर R1 का अगर वैल्यू 10 है, 10 ओम, R2 का 5 ओम है, R3 का 1 ओम है, 10, 5, 1। तो इन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से फाइनल आंसर आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी कम रहेगा। ओहो, 10, 5, 1, सबसे छोटा वाला 1 है, तो 1 से भी आंसर कम आएगा। यस, 1 से भी आंसर कम आएगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैंने 1 करोड़ ओहम वाला एक वैल्यू लगाया रेजिस्टर का, उसके पैरेलल में सिर्फ 1 ओहम वाला वैल्यू लगाया, अब हमारे पास 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ठीक है, हमारे पास
दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, एक है 1 करोड़ ओम, हाँ, और ये है 1 ओम, ठीक है। सो अगर ये 1 करोड़ ओम है और ये 1 ओम है, तो ऐसे केस में इसका जब हम पैरेलल का फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे तो आंसर हमें 1 ओम से भी कम मिलेगा, है ना। मतलब रेजिस्टर की वैल्यू कम हो जाती है यहां पर, और रेजिस्टर की वैल्यू कम होने से फायदा होता है कि सर्किट के करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो व्हेन टू यूज, व्हेन I हैज टू बी इंक्रीज्ड, I हमें क्या करना है, बढ़ाना है। सो R डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टर कम हो जाता है। ओके, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है डेरिवेशंस के टाइम पे जो डिफरेंट है वहां से स्टार्ट करना है। टोटल जितना भी करंट यहां पर ये I जाएगा, वही I है, वो तीनों में एग्जैक्टली थोड़ा बहुत स्प्लिट होके टोटली पूरा स्प्लिट हो ही जाएगा। सो जितना करंट आया उतना करंट गया। ये जो पॉइंट है जहां से काफी सारे रास्ते निकलते हैं उसे बोला जाता है जंक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जंक्शन, एग्जैक्टली। आप बोलोगे सर ये वर्ड तो हमने सुना हुआ है, हाँ, रेलवेज में हम बहुत बार सुनते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे जंक्शन हैं, माहिम जंक्शन, ठाणे जंक्शन, पुणे जंक्शन, भुसावल जंक्शन, सोलापुर जंक्शन, बहुत सारे जंक्शन हमारे महाराष्ट्र में ही है ना। अगर हम भारत की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े जंक्शन हैं, जैसे आप अगर जाते हो तो भुसावल जंक्शन तो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, आगे की तरफ जाओ तो इंदौर जंक्शन है, ठीक है ना, फिर बहुत सारे और भी जंक्शन है, रतलाम जंक्शन है, वगैरह वगैरह। सर जंक्शन क्या होता है, जब रेलवे का एक रास्ता नहीं, एक से ज्यादा रास्ते निकलते हैं, ठीक है ना, मतलब इधर भी जा सकती है ट्रेन, उधर भी जा सकती है ट्रेन, ओके। सिमिलरली करंट इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, तो ऐसे केस में इसे बोला जाएगा जंक्शन, ठीक है ना। और इस जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, ठीक है। ये एक लॉ है जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ करंट लॉ बहुत सिंपल है, किसी भी जंक्शन के पास जितने करंट आएंगे उतने ही करंट जाएंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, जब 12th स्टैंडर्ड में हम जाएंगे तो इसके स्टेटमेंट को और प्रॉपर तरीके से देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना सिंपली याद रखो, किसी भी जंक्शन के पास जितने करंट आएंगे उतने ही टोटल करंट जाएंगे, ठीक है। ओके, सो जितना करंट आया तो एक ही है, कौन है, इस जंक्शन के पास एक ही करंट आया और वो है I। सो I इक्वल टू कितने गए, सो I1 प्लस I2 प्लस I3। इन शॉर्ट में वैसा ही है जैसा थोड़ी देर पहले V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, है ना। तो जितने करंट आए उतने करंट गए, ओके। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, एज V इज इक्वल टू IR। सो व्हाट इज I इज इक्वल टू, R नीचे जाएगा ना, सो I इज इक्वल टू R नीचे जाएगा V बाय R। सो इस I को हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ओके। I1 को सेम लॉजिक से, जैसे I को लिखा V बाय R, वैसे I1 को लिखेंगे V1 बाय R1, I2 को लिखेंगे V2 बाय R2 और I3 को लिखेंगे V3 बाय R3। बट हियर अब जो सेम है उनकी बारी आ जाएगी, एग्जैक्टली V आर सेम, सो V इज इक्वल टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3, क्योंकि सभी का पोटेंशियल सेम है, मैंने बोला बिकॉज वो स्टार्ट और एंड एक ही 2 पॉइंट्स पे हो रहे हैं, सेम 2 पॉइंट्स पे हो रहे हैं, तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। अब अगर V1 और V2 और V3 भी V है तो इधर लिख देते हैं V। सो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, V सेम है तो कॉमन आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना स्टूडेंट्स, सिंपल है बहुत। सो अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये V और ये दूसरा V कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमें पता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब अगर ऐसा ही है तो अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स है तो क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन RP, इक्विवेलेंट को पैरेलल लिख सकते हैं अभी हम लोग, है ना, क्योंकि पैरेलल में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन RN, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद ही रखना है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से
पॉज करके नोट डाउन करना है। गो हेड फास्ट। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। सो अब मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं कि किस तरीके से रेजिस्टर्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब हम 3 नहीं 2 ही लेंगे रेजिस्टर्स। एक रेजिस्टर लेंगे 1000 ओहम और दूसरा रेजिस्टर जो है वो हम लोग लेंगे 50 ओहम 50 ओहम लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इसका फाइनली आंसर कितना आता है, ठीक है। और मैंने जैसे कि बोला था 2 क्या 10 हो रेजिस्टेंस पैरेलल में, सबसे छोटा जो होगा उससे भी कम आंसर आएगा, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर कि 2 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। इसका वैल्यू है 1000 ओहम और इसका वैल्यू है 50 ओहम। और इसका जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल से तो वो आंसर 50 से भी कम आएगा। 50 से भी क्या आएगा? कम आएगा, दोनों में से पैरेलल में। तो इसका फाइनल आंसर कैसे निकलेगा स्टूडेंट? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। सो 1/Rp जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, अब 1/1000 प्लस R2 के लिए 1/50 एग्जैक्टली, ठीक है। सो अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 1/Rp इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इक्वलाइजिंग द बेस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इसका बेस 1000 है और इसका भी 1000 हो सकता है अगर मैं इस 50 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 इंटू 20 हो जाएगा 1000। वैसे फिर 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/1000 प्लस 20/1000, क्योंकि 1/50 को आप 20/1000 लिख सकते हो। 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड किया है ना, एलसीएम से मेथड से, ठीक है। आगे अब 1000 बेस सेम है, सो 1/Rp इक्वल्स टू 1 प्लस 20 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 1000। अब कुछ लोग ना यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, वो डायरेक्ट 21 और 1000 का वैल्यू निकालते हैं, बट गलत है ना। वो आपका 1/Rp है, तो आपको अगर Rp चाहिए तो वो 1000 डिवाइड बाय 21 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो और आपको पता चलेगा 1000 डिवाइड बाय जब आप 21 करोगे वो आंसर 50 से कम ही आएगा, है ना, 50 से कम ही आएगा। सो दिस आंसर दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 21 विल बी लेसर देन 50। मतलब सबसे छोटा जो था 50, आंसर उससे भी कम आया है। अंडरस्टूड? तो ये आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, ये पॉज करके चाहिए तो नोट डाउन कर लो आप। ये जस्ट मैंने इलिस्ट्रेशन दिया आपको जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब कभी कभी सर्किट ऐसा होता है, एक एग्जांपल लेते हैं सर्किट का, ठीक है। सो वी आर टेकिंग वन एग्जांपल। कैसे सॉल्व करना होता है वो बताऊंगा मैं। एग्जांपल, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल, न्यूमेरिक एग्जांपल, ठीक है। एक सर्किट है, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से बने, ये एक है, ठीक है, रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर है यहां पर, और आगे एक और रेजिस्टर है, ठीक है। ओके, अब यहां पर सपोज ये जो बैटरी हमने ली है, करेक्ट, इसका वैल्यू जो है बैटरी का सपोज वो है 100 वोल्ट, राइट है, ठीक है। ओके, सपोज ये जो रेजिस्टर है पहला वाला, इसका जो वैल्यू है लेट अस देख दैट इज 20 ओम, करेक्ट। ओके, ये जो है इसका वैल्यू है 5 ओम, ठीक है। कितना है? 5 ओम, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है दैट इज 16 ओम, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन इज, ये सर्किट है, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड, सपोज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला मतलब इन तीनों का मिला के एक ही रेजिस्टेंस अगर आएगा तो कितना आएगा। ऑल्सो फाइंड द करंट, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है, पे अटेंशन। सर ये देखो ना, ये दोनों पैरेलल में है, एग्जैक्टली, क्योंकि करंट जो है, जो भी करंट यहां पर आएगा वो यहां से स्प्लिट होगा दोनों तरफ, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, एग्जैक्टली। हमें चाहिए कि टोटल करंट कितना है, वो तो बात की बात है, पहले हमें चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया है दैट 20 एंड 5 दे आर इन पैरेलल, और उनका पैरेलल का जो भी आंसर आएगा, पैरेलल का कुछ तो आंसर आएगा, वो एक जो रेजिस्टेंस इन दोनों के वजह से बनेगा, जैसे थोड़ी देर पहले 1000 और 50
को लेकर हमने एक फाइनल आंसर निकाला था, वैसे इन दोनों का एक आंसर बनेगा और उसके साथ ये सीरीज में होगा, लाइन में। तो इन दोनों का एक, और उसके साथ ये आगे तो लाइन में ही है ना सीधा, तो वो सीरीज में आएगा। सो सपोज मैं अगर इसे नाम देता हूं, दिस रेजिस्टर इज R1, दिस रेजिस्टर इज R2 एंड दिस इज R3। सो हियर हमें लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में, हियर R1 and R2 are in parallel combination and R3 is in series with that parallel combination। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें सबसे पहले R1 और R2 का क्या इक्विवेलेंट आता है वो निकालना पड़ेगा। सो therefore 1 upon R parallel is 1 upon R1 plus 1 upon R2, isn't it? Correct है? Okay. So therefore 1 upon R parallel is equal to 1 upon ये कितना है 20 प्लस 1 अपॉन ये कितना है 5। तो अब इसमें भी हम बेस को इक्वल कर सकते हैं बिकॉज 5 के टेबल पे 20 आता है ना। सो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 करो तो यहां पर भी 20 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट वो कभी कभी लेंदी हो जाता है। सो इसको मैं वैसे ही रखूंगा 1/20। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 4 20 सेम हो जाएंगे, ये बेस सेम हो जाएगा। तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो ये 20 हो जाएगा, है ना। सो अब ये सिंपल मैथ्स है स्टूडेंट, इसको किसी ने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वैसे। सो 1 + 4 बेस सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। 1 + 4 इज 5/20, 5/20 मतलब 1/4, है ना। सो 1/RP 1/4 है तो RP का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 ओहम। ये सिर्फ पैरेलल का आंसर मिला, मतलब इसका आंसर, ठीक है ना। लेकिन इस 4 के साथ ये 16 भी सीरीज में है। नाउ R इक्विवेलेंट इज 4 + 16, मतलब इन दोनों का मिला के आंसर 4 आया। देखो इधर मैंने बताई हुई चीज सही होगी कि 20 और 5 इनका पैरेलल का जो आंसर है वो इवन 5 से भी कम आएगा, 4 आ गया, है ना। ओके, और इस 4 के साथ अभी 16 ऐड हो जाएंगे। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी 20 ओहम, मतलब इस सर्किट का, और इधर मैं निकालता हूं एक सर्किट, छोटा सा निकाला है मैंने, और इसका रेजिस्टर का वैल्यू अगर 20 ओहम है तो इसका और इसका मीनिंग एक ही है, ठीक है ना, इफेक्ट एक ही आएगा। अब ये 3 लो या फिर वो 1 लो, मीनिंग एक ही है बिकॉज R इक्विवेलेंट 20 ओहम आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि पैरेलल में कौन है, सीरीज में कौन है, सब चेक करना पड़ता है आपको, ठीक है। ओके, अब R इक्विवेलेंट मिल गया है, V भी मालूम है टोटल 100 वोल्ट, तो करंट तो मिल ही जाएगा बाय ओम्स लॉ फॉर एंटायर सर्किट, ठीक है ना। V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ओके, सो V का वैल्यू कितना है 100, I नहीं पता, R इक्विवेलेंट 20, सो 20 डिवाइड हो जाएगा यहां पर। सो I इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 एम्पियर, आंसर खत्म, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो आपने देखना है कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। हमने उनके फॉर्मूले देख लिए। सीरीज में सभी के रेजिस्टेंसेस की एडिशन हो जाती है, पैरेलल में 1/1 चलता है, राइट। ओके, जब इसका एंट्रेंस पार्ट हम लेंगे तो मैं कुछ शॉर्टकट्स भी दूंगा आपको जिससे आप इन पैरेलल्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकोगे। लेकिन अभी के लिए हम इस सम के साथ रुकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो यही होगा कि आज ये जितना भी कुछ हुआ है नोट्स, उसे आपको फिर से एक बार पूरा का पूरा होमवर्क में लिखना है और मैडम को सेंड करना है, ठीक है ना, करेक्ट। सो अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच।